अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नईम खान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, इस्लामाबाद की फिजाओं में आज फिर एक सियासी जल्जला आया है। कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा झटका देते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब को उनके ओहदे से हटा दिया गया है। लेकिन ये सिर्फ एक तकर्रुरी की तब्दीली नहीं, ये इक़दाम दरअसल पार्लियामेंट में पीटीआई की सियासी ताकत को महदूद करने की एक बड़ी कोशिश है। नोटिफिकेशन के मुताबिक उमर अयूब के साथ जरताज गुल और अहमद चट्टा भी अपने ओहदों से फारिग कर दिए गए और 7 अरकान से 15 से जायद कायमा कमेटियों की रुकनियत छीन ली गई। अब सवाल यह है, आखिर उमर अयूब को क्यों हटाया गया? पीटीआई के कई अरकान कौमी असम्बली या तो नाअहल हो चुके हैं या उनकी रुकनियत मुअत्तल है, जिसकी बुनियाद पर उनकी पार्लिमानी हैसियत कमजोर हो गई है। यही वजह थी कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। नाजरीन, ये महज कानूनी अमल नहीं बल्कि 9 मई के बाद से जारी रियासती दबाव का तसलसल है, जिसके जरिए पार्लियामान में अपोजिशन को दीवार से लगाया जा रहा है। तो क्या अब अपोजिशन लीडर की कुर्सी पीपल्स पार्टी या किसी इत्तेहादी जमात के पास जाने वाली है? और अगर ऐसा हुआ तो क्या जमहूरी आवाजों के लिए ईवान में कोई जगह बाकी रह जाएगी? दूसरी जानिब पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 26 नवंबर की एहतजाज पर दर्ज मुकदमात की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत हुई। साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत की 6 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज, जबकि सनम जावेद की 2 मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी है। नाजरीन, सनम जावेद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो नडर खातून जिन्होंने सोशल मीडिया और सड़कों पर पार्टी का मुकदमा लड़ा, वो एक कारकुन होने के नाते पार्टी के जलसों और तहरीकों में पेश रहीं। दूसरी तरफ राजा बशारत एक तजर्बाकार सियासतदान जो न सिर्फ पंजाब के वजीर कानून रह चुके हैं बल्कि पीटीआई के अंदरूनी कानूनी मामलात में कलीदी किरदार अदा करते रहे। दोनों शख्सियात पार्टी के मुख्तलिफ पहलुओं की नुमाइंदगी करती हैं, एक अवामी मुजाहमत की अलामत और दूसरा आइनी और कानूनी दिफा की। लेकिन अब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इन दोनों की अबूरी जमानतें मनसूख कर दी हैं। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी के जज अमजद अली शाह ने फैसला सुनाते हुए कहा कि ये अफराद तफ्तीश में तावन नहीं कर रहे और अदालती कार्रवाई को दानिस्ता तौर पर मुअख्खर कर रहे हैं। राजा बशारत की जानिब से पेश करदा मेडिकल सर्टिफिकेट को नाकाबिल कबूल करार देकर 3 मुकदमात में उनकी जमानत मनसूख कर दी गई, जबकि सनम जावेद की जानिब से पेशावर के एक स्किन स्पेशलिस्ट का सर्टिफिकेट पेश किया गया जो अदालत ने मुस्तरद कर दिया। सनम जावेद के खिलाफ अटक के 2 मुकदमात में जमानत मनसूख की गई। प्रोसिक्यूशन के वकील जहीर शाह ने अदालत में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये दोनों अफराद तफ्तीशी अमल में रुकावट बन रहे हैं और अदालत पर दानिस्ता असरअंदाज होने की कोशिश कर रहे हैं। उनके मुताबिक मुल्ज़मान गुज़श्ता 8 माह से जमानत पर हैं, लेकिन कोई खातिर ख्वाह तावन नहीं किया गया। यही वजह है कि प्रोसिक्यूशन ने अदालत से उनकी जमानतें मनसूख करने की दरख्वास्त की, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। अब सवाल यह है कि क्या ये वाकई कानून की बालादस्ती है या फिर सियासी इंतकाम का एक और बाब? क्या एहतजाज में शिरकत या अपने सियासी नज़रिए का दिफा करना वाकई दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आता है? अगर मेडिकल सर्टिफिकेट्स को मुस्तरद कर दिया जाए तो फिर अदालतों में इंसानी हुकूक की गुंजाइश क्या बाकी रहती है? क्या ये कार्रवाइयाँ आइंदा इलेक्शन से पहले सियासी दबाव बनाने का हरबा तो नहीं? आने वाले दिनों में गिरफ्तारी का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर दोनों शख्सियात अदालत में पेश ना हुई तो पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए मुतहर्रिक हो सकती है। मुमकिन है दोबारा हाई कोर्ट से जमानत की कोशिश की जाए, लेकिन अब रिलीफ हासिल करना आसान नहीं होगा। अगर गिरफ्तार कर लिया गया तो उनके खिलाफ बाकायदा ट्रायल शुरू होगा और जुर्म साबित होने की सूरत में सख्त सजाएं भी हो सकती हैं। सियासी लिहाज से ये एक अहम मोड़ है। सनम जावेद की गिरफ्तारी का मतलब ख़वातीन कारकुनों के हौसले पर कारी ज़रब हो सकती है और राजा बशारत जैसे सीनियर लीडर की मुमकिन गिरफ्तारी पार्टी के कानूनी दिफा को कमज़ोर कर सकती है। दूसरी तरफ अगर इन गिरफ्तारियों को सियासी इंतकाम के तौर पर देखा गया तो अवामी सतह पर रद्द-ए-अमल, मुजाहरे और सोशल मीडिया पर मुज़ाहमत का नया सिलसिला भी जन्म ले सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या ये इंसाफ है या सियासी इंतकाम? अगर सवाल करना जुर्म है तो क्या हम सब मुजरिम नहीं? अगर अदालतें सिर्फ ताकतवर के लिए खुली हों तो आम शहरी कहाँ जाए? आज सनम जावेद है, कल कोई और हो सकता है। इमरान खान के बेटे पाकिस्तान आने के लिए तैयार हैं और उन्होंने वीज़ा के लिए भी अप्लाई कर दिया है। अलीमा खान के इस बयान के बाद कि इमरान खान के बेटे कासिम और सलमान ने पाकिस्तान आने के लिए वीज़ा अप्लाई कर दिया है और ये भी नाइकोप वाजे किया कि उनका कार्ड गुम हो जाने का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं रहे। एक नया सियासी और कानूनी बयानिया जन्म ले चुका है। यहाँ 2 बुनियादी पहलू सामने आते हैं। पहला पहलू शहरियत और शनाख्त का है। पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक पैदाइशी या मरूसी शहरियत रखने वाला शख्स सिर्फ शनाख्ती कार्ड के ना होने से अपनी शहरियत नहीं खोता। अलीमा खान का कहना है कि नाइकोप को मौजूदा हुकूमत रिन्यू करने में 6 माह भी लगा सकती है, इसलिए बरतानवी पासपोर्ट पर वीज़ा अप्लाई करना एक वक्ती मजबूरी थी।
दूसरी जानिब वीज़ा का इजरा महज 30 मिनट में मुमकिन है, लेकिन अगर ये भी रोक दिया गया तो उसे सियासी इंतकाम के तौर पर देखा जाएगा। और अलीमा खान ने आलमी सतह पर आवाज़ उठाने की धमकी देकर इस मामले को बैनुल-अक़वामी सतह पर उठाने का इंदिया भी दे दिया है। नाज़रीन, अब कुछ बात करते हैं वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, उनके ब्यूरोक्रेसी पर लगाए गए इल्ज़ामात, इस्तीफ़ा की अफवाहें, पार्टी क़यादत से मुलाकात और ताकतवर हलकों की नाराज़गी सब एक साथ जुड़कर एक बड़े सियासी बहरान का नक्शा पेश कर रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने चंद रोज़ कबल एक ऐसा दावा किया जिसने ब्यूरोक्रेसी और सियासी हलकों में जलजला बर्पा कर दिया। उनके मुताबिक मुल्क की निस्फ से ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में जायदादें खरीद चुकी है और शहरियत लेने की तैयारी कर रही है। ये इल्ज़ाम महज आम सा बयान नहीं था, बल्कि मुल्क के इंतज़ामी ढांचे पर बराह रास्त सवाल उठाता है। इस बयान के बाद मीडिया पर उनके इस्तीफ़े की खबरें चलने लगी, जिन्हें उन्होंने सोशल मीडिया पर वाज़ेह तौर पर रद्द कर दिया। ताहम पसे पर्दा कहानी मज़ीद गहरी है। ज़राए के मुताबिक ख्वाजा आसिफ न सिर्फ पंजाब हुकूमत बल्कि मरियम नवाज़ से भी नाखुश हैं। इसी पस मंज़र में उनकी नवाज शरीफ से मुलाकात हुई, जहां मुल्क की सियासी हालात और बाहमी इख्तलाफात पर गुफ्तगू हुई। राना सनाउल्लाह ने मामले पर लब कुशाई करते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ को ब्यूरोक्रेसी से मुतल्लिक़ इस अंदाज में बात नहीं करनी चाहिए थी। अगरचे करप्शन का वजूद हकीकत है, उन्होंने ये भी बताया कि सियालकोट के ADCR पर करप्शन के इल्ज़ामात के बाद मरियम नवाज़ ने कार्रवाई का हुक्म दिया था। दूसरी जानिब जमात इस्लामी के लियाकत बलोच ने इस बयान को चश्म कुशा करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट से जुडिशल कमीशन या GIT के जरिए शफाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मीडिया एनालिस्ट जुनैद सलीम ने मामले को मजीद खोलते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ के इल्ज़ामात में एक मरकज़ी किरदार ADCR इकबाल संघेड़ा का है, जो माजी में मुबैना तौर पर इंतखाबी धांधली और करोड़ों की रकम पुर्तगाल मुंतकिल करने में मुलव्विस रहे। उनका कहना था कि इकबाल संघेड़ा ख्वाजा आसिफ के निहायत करीबी और बाएतमाद फ़र्द थे और उनकी गिरफ्तारी के बाद से ही ख्वाजा आसिफ परेशान हैं। ज़राए का दावा है कि ताकतवर हल्के न सिर्फ ख्वाजा आसिफ बल्कि राना सनाउल्लाह से भी नाखुश हैं। ख्वाजा आसिफ के मामले में इब्तदा में सिर्फ उन्हें खामोश करवाने की बात की जा रही थी, मगर अब मुतालबा उनकी बरतरफी तक पहुंच चुका है। राना सनाउल्लाह के बारे में नाराज़गी की वजह उनके कुछ इमरान खान के हक में दिए गए बयानात बताई जाती। नाज़रीन, ये सूरत हाल महज एक सियासी बयान या इस्तीफ़े की खबर नहीं, बल्कि मुल्क में ताकत, ब्यूरोक्रेसी और सियासत के गहरे ताल्लुकात की अक्कासी करती है। ख्वाजा आसिफ ने जो इल्ज़ामात लगाए वो महज ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ नहीं, बल्कि इस निज़ाम के खिलाफ एक चैलेंज है जो दिहाइयों से ताकत और वसाइल पर काबिज है। अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो ये एक बहुत बड़े करप्शन स्कैंडल में बदल सकते हैं, और अगर ये महज सियासी दबाव का नतीजा हैं तो ये खुद हुकूमत के अंदरूनी इख्तलाफात को मजीद बढ़ा सकते हैं। ताकतवर हलकों की नाराज़गी और मुमकिना बरतरफी की खबरें इस बात का इशारा हैं कि आने वाले दिनों में मुस्लिम लीग नून के अंदर मजीद हलचल पैदा हो सकती है और उसका असर न सिर्फ पार्टी बल्कि मुल्क की सियासत पर भी गहरा होगा। ये सब कुछ देखकर लगता है कि मौजूदा हुकूमत के लिए चैलेंज अंदर से भी बढ़ रहे हैं और बाहर से भी। सवाल यह है कि क्या वो इस तूफान को संभाल पाएंगे या एक नए सियासी धमाके का आगाज़ होगा। नाज़रीन, अब रुख करते हैं मशरिक़ वस्ता का और हालिया सूरत हाल पर नज़र डालते हैं तो एक निहायत संगीन पेशरफ्त सामने आई। इसराइल की सियासी और सिक्योरिटी काबीना ने गज़ा पर फौजी कब्ज़ा हासिल करने के मंसूबे की मंजूरी दे दी है और यह ऐलान वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के फॉक्स न्यूज़ को दिए गए हालिया इंटरव्यू के चंद ही घंटों बाद सामने आया। नेतन्याहू का कहना है कि इसराइल पूरे गज़ा पर फौजी कंट्रोल चाहता है ताकि हमास को मुकम्मल तौर पर ख़त्म किया जा सके। ये फैसला न सिर्फ इसराइल के अंदर बल्कि आलमी सतह पर भी शदीद बहस और तनकीद का बायस बना। इसराइली फौज के सरबराह अयाल ज़मीर ने इस मंसूबे की मुखालफत करते हुए वाज़ेह कहा है कि गज़ा पर कब्जा यरगमालियों की जान को खतरे में डाल देगा। फौजी हद से ज्यादा थकन का शिकार होंगे और जंग का दायरा मजीद फैल जाएगा। अपोजिशन लीडर यायर लैपिड ने तो इस इकदाम को बराह रास्त सानिहा करार देते हुए खबरदार किया है कि यह महंगा, तवील और सिफारती तन्हाई का सबब बनेगा। बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुखालफत का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह फ़ोल्कर टर्क ने कहा कि यह मनसूबा बैनुल अक़वामी क़वानीन और दो रियासती हल की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने भी इस पॉलिसी को नाकाबिले कबूल करार दिया और इसराइल को इस फैसले पर नज़रसानी का मशवरा दिया। उधर फ़लस्तीनी मुज़ाहमती तंजीम हमास ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि गज़ा पर किसी भी काबिज़ कुव्वत का मनसूबा न सिर्फ मुस्तरद किया जाएगा बल्कि भरपूर मुज़ाहमत भी की जाएगी। हमास का इल्ज़ाम है कि नेतन्याहू अपने सियासी मकासद के लिए हत्ता के इसराइली यरगमालियों को भी कुर्बान करने पर तैयार हैं।
لیکن اس سیاسی اور عسکری ہلچل کے بیچ سب سے خوفناک پہلو غزہ کے عام شہریوں کی حالت ہے۔ اسرائیلی بمباری اور جبری قحط کے نتیجے میں صرف حالیہ دنوں میں 102 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، جن میں 4 افراد بھوک سے دم توڑ گئے۔ غذائی قلت سے اب تک 197 جانیں جا چکی ہیں، جن میں 96 بچے شامل ہیں۔ اسرائیل کی جانب سے امدادی سامان پر پابندیاں اور تقسیم کے دوران فائرنگ جیسے واقعات انسانی المیہ کو مزید سنگین بنا رہے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق 12,000 سے زائد فلسطینی بچے شدید غذائی بحران میں مبتلا ہیں، اور اگر فوری امداد نہ پہنچی تو یہ تعداد مزید بڑھ سکتی ہے۔ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی حملوں میں اب تک 61,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین، بچوں اور مومن شہریوں کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کا یہ منصوبہ حماس کو ختم کرے گا یا پھر خطے کو ایک طویل اور خونی جنگ میں دھکیل دے گا؟ اور کیا عالمی برادری اس بڑھتی ہوئی انسانی تباہی کو روکنے کے لیے کوئی مؤثر قدم اٹھا پائے گی، یا ایک اور نسل اس خون ریزی کا بوجھ اٹھائے گی؟ ناظرین، جاتے جاتے کچھ ذکر مودی کے بھارت کا۔ تو ٹرمپ کے 50% ٹیرف نے بھارت اسٹاک ایکسچینج کو ہلا دیا ہے، بلکہ اسٹاک مارکیٹ پوری کی پوری ہل گئی۔ سرمایہ کاروں کے 50 ارب ڈالر ڈوب گئے۔ بھارتی معیشت کے لیے یہ جھٹکا محض ایک دن کا نہیں بلکہ ایک بڑے بحران کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتا ہے۔ ٹرمپ کی جانب سے 50% ٹیرف کا اعلان نہ صرف بھارتی برآمدات کی مسابقت کو ختم کر دے گا بلکہ طویل مدت میں سرمایہ کاروں کے اعتماد کو بھی شدید نقصان پہنچائے گا۔ اسٹاک مارکیٹ میں 50 ارب ڈالر کا انخلا دراصل اس خوف کی عکاسی ہے کہ بھارت کی درآمدی صنعت، خاص طور پر ٹیکنالوجی، فارما اور مینوفیکچرنگ سیکٹر امریکی منڈی میں اپنی جگہ کھو سکتا ہے۔ اگر یہ رجحان برقرار رہا تو بھارتی روپیہ دباؤ میں آ سکتا ہے، مہنگائی بڑھنے کا خطرہ ہے، اور حکومت کو یا تو امریکی شرائط ماننی پڑیں گی یا پھر نئے تجارتی شراکت دار تلاش کرنے ہوں گے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مودی حکومت جو اب تک مضبوط معیشت کے بیانیہ پر سیاست کر رہی تھی، اب ایک ایسے امتحان سے گزر رہی ہے جہاں خارجہ پالیسی اور معاشی حکمت عملی کی حقیقی صلاحیت سامنے آ جائے گی۔ یہ بحران صرف اعداد و شمار کا کھیل نہیں بلکہ بھارتی معیشت کے مستقبل کی سمت کا تعین کرنے والا لمحہ بھی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ویلاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔